हेलो एवरीवन, मैं सुरेंद्र कुमार मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंग्लिश फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज सागवाड़ा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे मॉडल एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स। इंग्लिश ग्रामर की जब हम स्टडी करते हैं, सेंटेंस की स्टडी करते हैं, तो हम देखते हैं कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल उसमें होता है। और कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, मॉडल और ऑक्सिलरी वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चंस उसमें ज़रूर होते हैं। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आप सभी इसको ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे और अपने कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे। आप अच्छे से मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग कर सकें, इसके लिए ये वीडियो आप ध्यान से देखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ है मॉडल वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स, दो अलग अलग वर्ब हैं। इनमें डिफरेंस क्या है? मॉडल वर्ब्स, दीज वर्ब्स आर यूज्ड टू इंडिकेट मॉडलिटी और द मोड ऑफ एक्शन डिनोटेड बाय द मेन वर्ब। मॉडल वर्ब्स वो क्रियाएं हैं जो हमें किसी वर्ब की मॉडलिटी मतलब प्रासंगिकता, वो किस रूप में यूज की जाती है, उसका मोड क्या है, उस मोड के बारे में, और मोड ऑफ एक्शन क्या है उसके बारे में हमें इंडिकेट करती है। और मॉडल वर्ब्स का जो सेंस है वो अलग अलग सेंस डिनोट करती है, जैसे पॉसिबिलिटी, probability, ability, permission, obligation, etc. The modal verbs are can, could, may, might, shall, should, will, would, must, ought to, used to, need and dare. इसमें used to, need और dare, इनको हम सेमी मॉडल वर्ब्स भी बोलते हैं। तो मॉडल वर्ब्स के बारे में आप समझ गए होंगे कि ये मॉडल वर्ब्स जो हैं इनका काम होता है मोड ऑफ एक्शन को डिनोट करती है। जो मेन वर्ब ने जो एक्शन किया वो मोड ऑफ एक्शन है, उसको डिनोट करती है, मॉडलिटी के बारे में बताती है सेंटेंस में। और ये हमें संभावना, योग्यता, अनुमति, ऑर्डर, कृतज्ञता इत्यादि के सेंस हमें वाक्य में देती है। तो ये मेन मॉडल वर्ब्स का हमने यहाँ पे जिक्र किया। दूसरी तरफ आती है ऑक्सिलरी वर्ब्स, जिनको हम सहायक क्रिया भी बोलते हैं। सहायक क्रिया का काम आप जानते होंगे कि सहायक क्रिया मेन वर्ब के साथ में जुड़ करके सेंटेंस में उसका मीनिंग कंप्लीट करती है और निर्धारित करती है कि वर्ब किस टेंस में है, किस टाइम के लिए, किस सेंस के लिए, कौन से फॉर्म में है, अफर्मेटिव में है, नेगेटिव में है, इंट्रोगेटिव में है। ये सब निर्धारण का काम ऑक्सिलरी वर्ब्स करती है। ऑक्सिलरी वर्ब्स हमें सबसे मेन बात है कि हेल्पिंग वर्ब जो है या ऑक्सिलरी वर्ब जो है, सहायक क्रिया है, वो मेन वर्ब के साथ जुड़ करके सेंटेंस में उसका काल, उसका समय निर्धारित करती है। मेन जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं वो है बी फॉर्म वर्ब को देखें तो एम, इज, आर, वॉज, वेयर, बी। और डू फॉर्म को देखें तो डू, डज, डिड। और हैव फॉर्म को देखें तो हैज, हैव और हैड। इस तरीके से ये अलग अलग मॉडल वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। आज के इस वीडियो में हम डिटेल से स्टडी करेंगे मॉडल वर्ब्स की। और इसके बाद जो इस वीडियो का सेकंड पार्ट आएगा, सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में। तो सबसे पहले हम मॉडल वर्ब्स का अध्ययन शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मॉडल वर्ब्स हैं वो है कैन और कुड। कैन और कुड का प्रयोग हम देखेंगे इस स्लाइड में। The modal auxiliary verb can is used to express ability और capacity। can का प्रयोग हम ability यानी योग्यता, capacity यानी क्षमता, किसी व्यक्ति की कैपेसिटी शो करनी हो, एबिलिटी शो करनी हो, तो हम can का प्रयोग करेंगे प्रेजेंट टेंस में। He can speak Spanish, वो स्पेनिश बोल सकता है, ये उसकी एबिलिटी है। और but he cannot write it well, लेकिन वो इसको ठीक से लिख नहीं सकता है। तो आदमी की कैपेबिलिटी और एबिलिटी को प्रेजेंट करने के लिए हम कैन मॉडल वर्ब का प्रयोग करेंगे। दूसरा इसका एग्जांपल है सी कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। वो रिवर को इस पार से उस पार तैर करके पूरी कर सकता है, तैर करके पार कर सकता है। तो यहाँ पर भी ये कैपेबिलिटी है व्यक्ति की, तो हम यहाँ पे कैन मॉडल का प्रयोग करेंगे। दूसरा जो इसका टाइप है टू एक्सप्रेस परमिशन। यहाँ पे आप एक चीज़ लेकिन नोट करना कि जब कभी भी हम अनुमति के सेंस में कैन का प्रयोग करेंगे और हमारे पास में अगर मे भी ऑप्शन में अवेलेबल हो, मे मॉडल वर्ब भी अगर हमारे पास अवेलेबल हो, तो हम मे का प्रयोग करेंगे, क्योंकि कैन से ज़्यादा फॉर्मल है मे का प्रयोग परमिशन के सेंस में। लेकिन कैन का प्रयोग भी हम
परमिशन के सेंस में कर सकते हैं। कैन आई टॉक टू माई फ्रेंड्स, एग्जाम्पल आप देखिए यहाँ पे, कैन आई टॉक टू माई फ्रेंड्स इन द लाइब्रेरी वेटिंग रूम, क्या मैं लाइब्रेरी के वेटिंग रूम में अपने फ्रेंड से बात कर सकता हूँ। यहाँ पे अनुमति मांगी जा रही है, परमिशन मांगी जा रही है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, यू कैन गो नाउ, तुम अब जा सकते हो। यहाँ पे परमिशन ग्रांट की जा रही है, उसमें परमिशन डिमांड की गई फर्स्ट सेंटेंस में, और सेकंड सेंटेंस में परमिशन ग्रांट की गई। तो जब परमिशन का सेंस होता है तो हम कैन का प्रयोग करते हैं, लेकिन अक्सर जब परमिशन हम डिमांड कर रहे हैं, परमिशन के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो मे अगर हमारे पास अवेलेबल है तो हम कैन के बजाय मे का प्रयोग प्रीफर करेंगे, मे को ज़्यादा वरीयता देंगे। तीसरा इसका जो टाइप है जो इसको प्रयोग करेंगे, उसका जो सेंस है, टू एक्सप्रेस थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों में जो थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है उसको डिनोट करने के लिए, उसके सेंस को बताने के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, कैन दिस बी ट्रू, क्या ये सत्य हो सकता है। इट कैन नॉट बी सो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटीज़ हैं, सैद्धांतिक संभावनाएं हैं, इनको एक्सप्रेस करने के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैन मॉडल वर्ब का प्रयोग हम कैपेसिटी या एबिलिटी के लिए प्रयोग करेंगे, परमिशन के लिए सेंस में प्रयोग करेंगे, और थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी के लिए भी हम कैन का प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से कैन का प्रयोग करना हमने सीखा। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुड का प्रयोग कैसे किया जाता है। कुड कैन का ही पास्ट फॉर्म है। कैन यानी सकना, कुड यानी कर सका कोई भी काम को, तो कैन की पास्ट फॉर्म है कुड। तो जहाँ जहाँ कैन हुआ है, अगर वो सेंटेंस पास्ट टेंस में होगा तो कैन की जगह पे हम कुड का प्रयोग करेंगे। तो जब से सबसे पहले देखते हैं इसका, टू एक्सप्रेस एन एबिलिटी इन द पास्ट। जैसा कि मैंने कहा कैन का पास्ट फॉर्म है, तो कैन को हम प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं, लेकिन सेम एबिलिटी अगर किसी व्यक्ति की पास्ट टेंस में रही हो तो हम कैन की जगह पे कुड का प्रयोग करेंगे। जैसे कि आई कुड ऑलवेज बीट यू एट टेनिस व्हेन वी वर किड्स, जब हम छोटे बच्चे थे तो मैं हमेशा तुम्हें टेनिस में हरा देता था। तो एक एबिलिटी है आदमी की, तो एबिलिटी को प्रेजेंट करने के लिए, जो कि पास्ट टेंस में थी, पहले बीते हुए समय में किसी व्यक्ति की एबिलिटी को प्रेजेंट करने के लिए हम कुड का प्रयोग करते हैं। जैसा कि इस टेंस में किया गया, जब हम छोटे बच्चे थे तो मैं हमेशा तुम्हें टेनिस में हरा देता था। दूसरा एग्जाम्पल देखें, टू एक्सप्रेस अ पोलाइट रिक्वेस्ट। कुड का प्रयोग हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए या परमिशन के लिए भी करते हैं। कुड आई बरी माई कैट इन योर बैकयार्ड, क्या आपके बैकयार्ड में मैं अपनी बिल्ली को रख सकता हूँ। यहाँ पे परमिशन है, रिक्वेस्ट भी है, दोनों ही चीज़ें हैं। कुड यू पास मी द प्लेट, क्या आप मेरे को प्लेट पास करेंगे। तो ये भी एक रिक्वेस्ट है। जब हम पोलाइटली किसी को रिक्वेस्ट करते हैं तो हम कुड का प्रयोग करेंगे, और जब हमें किसी से कोई अनुमति लेनी होती है तब भी हम कुड का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा जो इसका प्रकार है जहाँ इसका यूज किया जाता है, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी और एबिलिटी इन कंटीजेंट सर्कमस्टेंसेस। कंटीजेंट का मतलब हो गया प्रासंगिक। एग्जाम्पल से समझ में आएगा, इफ़ ही स्टडीड हार्डर, अगर वो कठिन परिश्रम करता, ही कुड पास द कोर्स, तो वो कोर्स पास कर लेता। यहाँ पे प्रासंगिकता किसकी है, हाँ, ये पढ़ाई की प्रासंगिकता की बात कर रहा है, जहाँ पे वो कठिन परिश्रम करता, तो उस प्रसंग में यहाँ पे हम कुड का प्रयोग कर रहे हैं। वो पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि वो पास हो सकता था, लेकिन उसने पढ़ाई नहीं की इसलिए वो पास नहीं हो सका। तो हमने देखा कि कुड का प्रयोग हम कैन के पास्ट टेंस में करेंगे, इसके अलावा पोलाइट रिक्वेस्ट में करेंगे, और पॉसिबिलिटी और एबिलिटी एक कंटीजेंट सर्कमस्टेंस में अगर हमें प्रेजेंट करनी है तो हम कुड का प्रयोग करेंगे। इस तरीके से हमने देखा कि इस स्लाइड में हमने कैन और कुड का प्रयोग करना सीखा। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे आगे बढ़ते हैं हम। मे एंड माइट। मे एंड माइट का प्रयोग हम इस स्लाइड में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, द मॉडल वर्ब्स मे एंड माइट आर यूज्ड टू एक्सप्रेस दैट समथिंग इज पॉसिबल। मे और माइट हमें ये बताते हैं कि कुछ ना कुछ संभावना है किसी काम के होने की, एंड दे आर यूज्ड बोथ इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंसेज। और इनका प्रयोग हम प्रेजेंट टेंस में भी करते हैं और फ्यूचर टेंस में भी करते हैं। सबसे पहले हम मे का प्रयोग देखेंगे। इसको
इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर दिखाई दे। मे इज यूज टू सजेस्ट पॉसिबिलिटी इन एन अफर्मेटिव सेंटेंस। जब किसी चीज़ की संभावना है, सकारात्मक विचार है, जहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस है, तो ऐसी जगह पे हम संभावना के सेंस में मे का प्रयोग करेंगे। इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, आज बारिश होने की संभावना है, तो इसलिए हमने यहाँ पे संभावना के सेंस में, पॉसिबिलिटी के सेंस में मे का प्रयोग किया। सी में भी एट होम, हो सकता है वो घर पे हो, ये उसके घर पे होने की संभावना है, तो घर पे होने की संभावना में जब अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंस है तो हम मे का प्रयोग करेंगे। दूसरा जो मे का यूसेज है वो है मे इज़ मोर फॉर्मल देन कैन। जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड में भी आपको बताया था कि परमिशन के सेंस में अगर हम मे और कैन दोनों अवेलेबल हैं तो हम कैन के बजाय मे का प्रयोग करेंगे जब कभी हमें कोई परमिशन किसी से लेनी होती है। तो जैसे हम अक्सर ये सेंटेंस सुनते हैं, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम, तो यहाँ पे हम परमिशन सीख कर रहे हैं, मांग रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं परमिशन की, तो हम मे का प्रयोग कर रहे हैं, तो कैन की बजाय मे का प्रयोग ज़्यादा फॉर्मल माना जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यू मे कम इन, आप अंदर आ सकते हो। मे आई लीव द क्लास अर्ली, क्या मैं आज क्लास जल्दी छोड़ सकता हूँ। तो इस तरीके से दोनों ही सेंटेंसेस में हमने परमिशन के लिए रिक्वेस्ट की और यहाँ पे हमने मे का प्रयोग किया। तीसरा जो इसका सेंस है वो है कन्वे विशेज और होप्स। जब हम किसी को कोई शुभकामनाएं देते हैं और हम अपने उसके ब्राइट फ्यूचर की या उसके उज्जवल भविष्य के बारे में कोई होप, पॉजिटिव होप के साथ में कोई बात करते हैं तो हम अक्सर मे का प्रयोग करते हैं। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, ईश्वर करे आपकी उम्र लंबी हो, मे यू लिव लॉन्ग। तो यहाँ पे या फिर दूसरा सेंटेंस हम बोले मे यू सक्सीड, ईश्वर करे आप सफल हो। तो हम किसी की सफलता के लिए या किसी के लिए कोई शुभ कामना या इच्छा करते हैं तो हम उसके लिए भी मे का प्रयोग करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं माइट का प्रयोग कैसे किया जाता है, किन परिस्थितियों में किया जाता है। माइट इज यूज टू सजेस्ट लेस पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी देन मे। जब हमें लगता है कि किसी भी काम के होने की संभावना कम है तो हम मे के बजाय माइट का प्रयोग करते हैं। आई माइट गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह में दिल्ली जा सकता हूँ। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग पॉसिबिलिटी मे एंड माइट आर इंटरचेंजेबल। और जहाँ पे हम पॉसिबिलिटी के संभावना के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे मे और माइट अक्सर जो है किसी संदर्भ में इंटरचेंजेबल है। मे का प्रयोग भी कर सकते हैं, माइट का प्रयोग भी कर सकते हैं। शी माइट बी माई एडवाइज़र नेक्स्ट सेमेस्टर, अगले सेमेस्टर में वो मेरी एडवाइज़र हो सकती है। कॉन्टेक्स्ट है नेक्स्ट सेमेस्टर में एडवाइज़र होने का, तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम मे और माइट दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं। इसमें सी मे बी माई एडवाइज़र नेक्स्ट सेमेस्टर, ये भी सही है, और सी माइट बी माई एडवाइज़र नेक्स्ट सेमेस्टर, ये भी सही है। कॉन्टेक्स्ट है नेक्स्ट सेमेस्टर में एडवाइज़र होने का। तो इस तरह के कॉन्टेक्स्ट में जब हम कोई संभावना की तलाश करते हैं, संभावना के सेंस में बात करते हैं, तो हम मे और माइट को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है एज पास्ट टेंस ऑफ मे इन इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में मे का पास्ट टेंस है माइट। ही आस्क्ड मी इफ़ ही माइट बोरो माई स्कूटर, उसने मुझसे पूछा क्या वो उसका स्कूटर उधार ले सकता है। तो यहाँ पे मे का पास्ट टेंस माइट है, इनडायरेक्ट स्पीच है, तो मे का पास्ट टेंस के रूप में भी हम माइट का प्रयोग करते हैं। तो आपने इस स्लाइड में मे और माइट का प्रयोग सीखा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर, और अगली स्लाइड में हम सीखते हैं यूज ऑफ सेल। सेल का प्रयोग कैसे किया जाता है वो इस स्लाइड में हम सीखेंगे। सेल इज यूज टू एक्सप्रेस सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस को बताने के लिए हम सेल का प्रयोग करते हैं। कहाँ? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस के साथ में। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन से हैं? आई, वी, आवर, माइन, ये सभी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। इनके साथ में हम अगर हमें फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस बताना होगा तो हम इसमें सेल का प्रयोग करेंगे। आई सेल बाय ए कार, मैं एक कार खरीदूंगा। आई सेल बी 30 नेक्स्ट बर्थडे, अगले जन्मदिन को मेरी उम्र 30 साल हो जाएगी या मैं 30 साल का हो जाऊंगा। तो ये एक सिंपल फ्यूचर टेंस है। इस सिंपल फ्यूचर टेंस में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ में हम सेल का प्रयोग करते हैं।
नेक्स्ट इसका जो यूसेज है वो है सेल कैन ऑल्सो बी यूज विद सेकेंड एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउंस। ऐसा नहीं कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ ही यूज होगा, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ भी यूज हो सकता है। थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन कौन से हैं? यू, योर, सी, इट, दे, ये सभी सेकंड और थर्ड पर्सन में आते हैं। आप जानते हैं यू और योर सेकंड पर्सन है, ही, सी, इट और दे थर्ड पर्सन प्रोनाउंस हैं। तो ये इनके लिए भी हम यूज करते हैं सेल का, लेकिन कब? नॉर्मल कंडीशन में नहीं, जब सेंस हो थ्रेट, प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन और कमांड का। तो इन सेंस में हम सेल का प्रयोग सेकंड और थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ भी करते हैं। किस सेंस में? थ्रेट, किसी को कोई धमकी दी जा रही है, प्रॉमिस, वादा किया जा रहा है, डिटर्मिनेशन, पक्के वादे की बात हो रही है, कमांड, कोई ऑर्डर, निर्देश दिया जा रहा है। तो इस सेंस में हम सेकंड और थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ में भी सेल का प्रयोग करते हैं। यू शैल बी पनिश्ड इफ़ यू डू नॉट चेंज योर हैबिट्स। यहाँ पे थ्रेट है, उसको धमकाया जा रहा है कि अगर तुमने अपनी आदतें नहीं बदली तो तुम्हें दंड दिया जाएगा। तो यहाँ पे इस सेंस में हमने सेल का प्रयोग किया, थ्रेट है, थ्रेट के सेंस में सेल का प्रयोग किया। यू शैल हैव द मनी ऑन फ्राइडे, वादा किया जा रहा है कि आपको फ्राइडे को पैसे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे एक प्रॉमिस है, तो प्रॉमिस के सेंस में भी हमने सेल का प्रयोग किया। इफ़ यू सिक्योर फर्स्ट पोजीशन यू शैल बी गिवन ए न्यू वॉच। यहाँ पे डिटर्मिनेशन भी है, प्रॉमिस भी है कि अगर आपकी फर्स्ट पोजीशन आती है तो आपको एक नई घड़ी गिफ्ट में दी जाएगी। तो हम डिटर्मिनेशन और प्रॉमिस के सेंस में भी सेल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कैंडिडेट शैल रिमेन इन देयर सीट्स अंटिल ऑल द पेपर्स हैव बीन कलेक्टेड। तो ये कमांड है, निर्देश है, निर्देश के सेंस में हम सेल का प्रयोग करते हैं। यहाँ कहा गया कि सभी अभ्यर्थी अपनी अपनी सीट पे बैठे रहें जब तक कि सारे पेपर कलेक्ट नहीं कर लिए जाते। तो यहाँ पर एक कमांड था, उनके लिए एक निर्देश था, तो इस सेंस में भी हम सेल का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन इन द नेगेटिव एंड ऑफर्स ऑफ सर्विस इन इंट्रोगेटिव फॉर्म्स। नकारात्मक वाक्यों में हम किसी को मना कर रहे हैं किसी काम को करने के लिए, उस सेंस में, और ऑफर्स ऑफ सर्विस, सेवा काम किसी को ऑफर दे रहे हैं इन इंट्रोगेटिव फॉर्म्स, प्रश्नवाचक तरीके से, प्रश्नवाचक वाक्य में हम किसी को कोई काम के लिए ऑफर कर रहे हैं, तब भी हम सेल का प्रयोग करेंगे। यू शैल नॉट एंटर द हाउस, आप इस घर में नहीं घुसेंगे। ये आपके लिए सेंस क्या है? नेगेटिव प्रोहिबिशन, मतलब इनकार किया जा रहा है किसी काम को करने के लिए, घर में घुसने के लिए मना किया जा रहा है। तो इस सेंस में हम प्रोहिबिशन के सेंस में हम सेल का प्रयोग करेंगे। नोबडी शैल प्ले हियर, यहाँ कोई नहीं खेलेगा, ये भी प्रोहिबिशन है। शैल आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद करूँ, ये इंट्रोगेटिव फॉर्म में ऑफर ऑफ सर्विस है। तो इस सेंस में भी हम सेल का प्रयोग करते हैं। ऑब्लिगेशन और इंसिस्टेंस, हम कोई कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तब भी हम, या किसी को इंसिस्ट करते हैं कोई रिक्वेस्ट कर लिए कोई काम के लिए, तब भी हम सेल का प्रयोग करते हैं। यू शैल डू एज यू आर टोल्ड, तुम वैसा ही करोगे जैसा तुम्हें कहा जाएगा। यहाँ पे इंसिस्टेंस का सेंस आ रहा है, तो इंसिस्टेंस के सेंस में भी हम सेल का प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से इस स्लाइड में आपने देखा कि किस तरह से अलग अलग सेंस में हम सेल का प्रयोग करते हैं। चीज़ें आपके समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं। इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा, ताकि चीज़ें आपको ठीक से दिखाई दे और समझ में आए। इस स्लाइड में हम पढ़ेंगे शुड के प्रयोग के बारे में। शुड इज़ यूज टू एक्सप्रेस द सेंस ऑफ ड्यूटी। शुड का मतलब हिंदी में हम बोले तो चाहिए अर्थ में हम इसका प्रयोग करते हैं। और फर्स्ट जो इसका रूल है, इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस द सेंस ऑफ ड्यूटी। ड्यूटी का सेंस जहाँ हो, कर्तव्य का बोध जहाँ पे हो। ऑब्लिगेशन कृतज्ञता, एडवाइस सलाह, प्रोबेबिलिटी संभाव्यता, एंड सॉफ्ट कमांड या कोई सॉफ्ट कमांड, कोई निर्देश आपको सॉफ्टली दिया जा रहा है, पास किया जा रहा है, तब भी हम शुड का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल्स देखें। वन शुड ट्राई टू डू वंस बेस्ट, हर किसी को अपना बेस्ट करना चाहिए। ये एक ड्यूटी है, हर किसी की ड्यूटी है कि जिस फील्ड में जो कहीं जहाँ भी हो उसको बेस्ट करने का प्रयास करना चाहिए। वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ऑब्लिगेशन है। यू शुड गो एट वंस, तुम अभी के अभी चले जाओ, ये सॉफ्ट कमांड है। यू शुड कॉल फॉर द डॉक्टर,
तुम्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए, ये एक एडवाइस है। तो अलग अलग सेंस में ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, एडवाइस, प्रोबेबिलिटी एंड सॉफ्ट कमांड, इन सभी सेंसेज में हम शुड का प्रयोग करते हैं। दोज हु लिव इन ग्लास हाउसेज शुड नॉट थ्रो स्टोन्स एट अदर्स, ये एक सेंटेंस अक्सर आपको कम्पिटिटिव एग्जाम्स में मिल जाता है। जो लोग खुद शीशे के घर में रहते हैं दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं फेंका करते, एक कहावत भी है। ये एडवाइस दी जा रही है यहाँ पे, तो शुड का प्रयोग हुआ। यू शुड फाइंड दक्स इन द प्ले ग्राउंड, दक्ष तुम्हें प्ले ग्राउंड में मिल सकता है, संभावना है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी के सेंस में भी हम शुड का प्रयोग करते हैं। शुड इज यूज टू एक्सप्रेस द फ्यूचर इन द पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में फ्यूचर एक्सप्रेस करने के लिए भी शुड का प्रयोग करते हैं। आई टोल्ड हिम दैट आई शुड गो टू दिल्ली द नेक्स्ट वीक, मैंने उससे कहा कि मैं अगले सप्ताह दिल्ली जा सकता हूँ। शी सेड दैट यू शुड रिपोर्ट फॉर ड्यूटी ऑन मंडे, उसने कहा कि तुम्हें मंडे को ड्यूटी रिपोर्ट करनी है। तो हमने देखा कि पास्ट टेंस में फ्यूचर एक्सप्रेस करने के लिए भी हम शुड का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। शुड इज ऑल्सो यूज्ड विद लेस्ट टू एक्सप्रेस पर्पस, लेस्ट वर्ड के साथ में हम शुड का प्रयोग करते हैं और ऐसे सेंटेंस में अक्सर हम कोई पर्पस को एक्सप्रेस करते हैं, कोई उद्देश्य के बारे में बात करते हैं। वॉक फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, जल्दी चलो वरना तो तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। तो यहाँ पे लेस्ट वर्ड के साथ में जल्दी चलने की बात हो रही है, पर्पस है ट्रेन को पकड़ने का, तो हमने शुड का प्रयोग किया। टेक लाइट मील्स लेस्ट यू शुड फॉल इल, हल्का खाना लो नहीं तो तुम बीमार पड़ जाओगे। यहाँ भी सेम सेंस में हमने लेस्ट वर्ड के साथ में शुड का प्रयोग किया। नेक्स्ट जो रूल है उसके अकॉर्डिंग शुड इज यूज टू मेक कंडीशनल सेंटेंसेस, कंडीशनल सेंटेंस बनाने में भी हम शुड का प्रयोग करते हैं। शुड यू स्पीक द ट्रूथ आई शैल पार्डन यू, अगर तुम सच बोलोगे तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। यहाँ पे कंडीशन है सच बोलने की, तो कंडीशनल सेंटेंस में भी हम शुड का प्रयोग करते हैं। अगर तुम सच बोलोगे तो तुम्हें माफ़ कर दिया जाएगा, यहाँ पे कंडीशन है सच बोलने की और उसका रिजल्ट है कि उसको माफ़ कर दिया जाएगा। तो इस तरह के सेंटेंसेज में भी हम शुड का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में हम सीखेंगे विल का प्रयोग। विल इज यूज टू एक्सप्रेस सिंपल फ्यूचर टेंस विद सेकंड एंड फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। सिंपल फ्यूचर टेंस में सेकंड और फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ में हम विल का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ में सेल का करते हैं और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में विल का प्रयोग करते हैं। यू, योर, ही, सी, इट, दे, इन सभी के साथ विल का प्रयोग होगा सिंपल फ्यूचर टेंस में। यू विल रीड द बुक, तुम किताब पढ़ोगे। सी विल सिंग अ सॉन्ग, वो एक गाना गाएगी। तो सिंपल फ्यूचर टेंस में हम सेकंड और थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ विल का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है विल कैन ऑल्सो बी यूज विद फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ में भी विल यूज किया जा सकता है, लेकिन कब? वो ही जब सेंस हो थ्रेट का, प्रॉमिस का, डिटर्मिनेशन का। इन सभी सेंसेज में हम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ में विल का प्रयोग करेंगे। आप अगर सेल और विल के प्रयोग को ठीक से स्टडी करें तो आप पाएंगे कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जहाँ पे सेल आ रहा है वही फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ में विल भी प्रयोग होता है, लेकिन कब? नॉर्मल कंडीशंस में नहीं, थ्रेट, प्रॉमिस और डिटर्मिनेशन में। ठीक उसी तरह से सेकंड और थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ में जहाँ पे विल आ रहा है, जहाँ पे सेल आ रहा है, वो यही सेंस में आ रहा था थ्रेट, प्रॉमिस और डिटर्मिनेशन में। तो इसको स्टडी करेंगे तो ये समझने में बड़ा आसान होगा दोनों को कंपेरेटिवली। तो दूसरा जो टाइप है थ्रेट, प्रॉमिस और डिटर्मिनेशन का जहाँ सेंस हो तो हम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ में भी विल का प्रयोग कर सकते हैं और सेकंड और थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ में सेल का प्रयोग करते हैं, जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा। तो यहाँ पे एग्जांपल्स देखें। आई विल पनिश यू इफ़ यू डू नॉट आंसर माई क्वेश्चंस, अगर तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं दोगे तो मैं तुम्हें पनिश करूँगा, थ्रेट है यहाँ पे। आई विल ट्राई टू डू बेटर नेक्स्ट टाइम, मैं अगली बार और अच्छा करने का प्रयास करूँगा, ये प्रॉमिस है। आई विल नेवर टेल ए लाई, मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, पक्का वादा किया अपने आप से, पक्का इरादा किया, डिटर्मिनेशन है।
इसलिए यहाँ पे विल का प्रयोग किया है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ में। कन्वे द सेंस ऑफ पोलाइट रिक्वेस्ट एंड विलिंगनेस। पोलाइट रिक्वेस्ट का सेंस कन्वे करने के लिए और विलिंगनेस यानी इच्छा शक्ति बताने के लिए हम विल का प्रयोग करते हैं। विल यू ओपन द डोर प्लीज़, क्या आप दरवाज़ा खोलेंगे, पोलाइट रिक्वेस्ट है। आई विल ट्राई अगेन इफ़ यू विश, अगर तुम चाहो तो मैं फिर एक बार कोशिश करूँगा। यहाँ पे विलिंगनेस है, दोबारा कोशिश करने की इच्छा शक्ति जाहिर की जा रही है। तो पोलाइट रिक्वेस्ट और विलिंगनेस के सेंस में भी हम विल का प्रयोग करते हैं। तो हमने यहाँ पे इस स्लाइड में विल का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है ये सीखा। इसके अलावा विल का प्रयोग और कहाँ करते हैं वो नीचे के पार्ट में भी कुछ कंडीशंस हैं जहाँ पे हम विल का प्रयोग कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। हैबिट और ऑब्स्टिनेट इंसिस्टेंस, जहाँ कहीं भी आपको कोई हैबिट और ऑब्स्टिनेट इंसिस्टेंस दिखाई दे वहाँ भी हम विल का प्रयोग करेंगे। किसके साथ में, फर्स्ट पर्सन हो चाहे सेकंड पर्सन हो थर्ड पर्सन हो, तीनों के साथ में भी कर सकते हैं। और सेंटेंस अफर्मेटिव में भी करेंगे, नेगेटिव में भी करेंगे और इंटरोगेटिव में भी करेंगे। मैन विल बी मैन, हैबिट आदमी की हैबिट है, आदमी जैसे ही व्यवहार करेगा उसका नेचर आसानी से बदलेगा नहीं। मैन विल बी मैन ये एक हैबिट है, तो हैबिट के सेंस में हम विल का प्रयोग करेंगे। माई वाइफ विल ड्रॉप टी ऑन द कारपेट, ये ऑब्स्टिनेट इंसिस्टेंस है। कोई व्यक्ति अगर कोई आदतन कोई काम करता है उसको हम ऑब्स्टिनेट इंसिस्टेंस बोलते हैं, तो अक्सर वो उसकी हैबिट में आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए माई वाइफ विल ड्रॉप टी ऑन द कारपेट, मेरी पत्नी कारपेट पे चाय गिरा देगी, अक्सर वो ऐसा करती होगी, इसीलिए यहाँ पे इस तरह का सेंस ऑब्स्टिनेट इंसिस्टेंस का उदाहरण के तौर पे इसको लिया गया। तो हमने देखा कि अलग अलग प्रकार से हम विल का प्रयोग कर सकते हैं। सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन होगा तो हम सिंपल फ्यूचर टेंस में इसका प्रयोग करेंगे। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में थ्रेट, प्रॉमिस और डिटर्मिनेशन के साथ इसका प्रयोग करेंगे। और पोलाइट रिक्वेस्ट और विलिंगनेस में भी हम विल का प्रयोग कर सकते हैं। हैबिट और ऑब्स्टिनेट इंसिस्टेंस का जहाँ जिक्र होगा वहाँ भी हम विल का प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं वुड का प्रयोग कहाँ किया जाता है। वुड इज यूज्ड टू as the future tense of past in indirect speech। indirect speech में हम will का past tense के तौर पे would को प्रयोग में लेते हैं। She said that she would not take coffee, उसने कहा कि वो कॉफ़ी नहीं लेगी। indirect speech और will का past tense would। He told me that he would not go to Jaipur on Sunday, उसने मुझे बताया कि वो संडे को जयपुर नहीं जाएगा। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट, अगर बीते हुए समय में किसी की कोई आदत रही हो उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। गांधी जी वुड स्पिन एवरी मॉर्निंग, गांधी जी की आदत थी कि वो हर दिन सुबह सुबह बुनाई का काम करते थे, स्पिनिंग का काम करते थे, ये उनकी हैबिट थी, पास्ट हैबिट थी, इसलिए वुड का प्रयोग हुआ। ही वुड सिट फॉर आवर्स वॉचिंग द एरोप्लेन्स, वो घंटों बैठ करके एरोप्लेन्स को देखा करता था, उसकी पास्ट हैबिट थी, उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी वुड का प्रयोग किया। टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन एंड सजेशन, पक्का इरादा या कोई राय सलाह किसी को देते हैं तब भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। आई वुड स्टैंड बाय हिम इन एनी सिचुएशन, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी परिस्थिति हो, मैं उसके साथ खड़ा रहूँगा, ये डिटर्मिनेशन है। वुड यू स्टडी रेगुलरली, यहाँ पे सजेशन है, क्या तुम नियमित अध्ययन करोगे, नियमित पढ़ाई करोगे। इंट्रोगेटिव सेंस में एक सलाह दी जा रही है कि रेगुलर स्टडी करना तुम्हारे लिए ठीक है, तुम्हें करनी चाहिए। टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट, विश और डिजायर, पोलाइट रिक्वेस्ट और कोई विश और कोई डिजायर, कोई इच्छा हो तो उन सभी सेंस में भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। वुड यू प्लीज़ गिव मी योर बुक्स, क्या आप मुझे अपनी किताबें दे देंगे, पोलाइट रिक्वेस्ट है। वुड यू टेक ए कप ऑफ टी, क्या आप एक कप चाय पियेंगे, ये भी पोलाइट रिक्वेस्ट है। वुड दैट आई वर अ चाइल्ड अगेन, ये यहाँ पे विश है, काश मैं एक बार फिर से छोटा बच्चा हो जाऊँ, एक विश है, एक इच्छा है, डिजायर है। तो ऐसे सेंसेस में भी जहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट हो, विश हो और डिजायर हो, तो ऐसे सेंस में भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा
टू एक्सप्रेस प्रीफरेंस एंड कंडीशन, कोई प्रीफरेंस यानी किसी एक चीज़ को दूसरे के बदले प्राथमिकता देना, और कंडीशन कोई परिस्थिति हो, उस सेंस में भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल से हम इसको देखेंगे। आई वुड प्रीफर डेथ टू डिसऑनर, बेइज्जत होने के बजाय मैं मरना पसंद करूंगा। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, दोनों में एक को प्रीफर कर रहा है, बेइज्जत होना प्रीफर नहीं कर रहा है, मरना प्रीफर कर रहा है। तो ऐसे सेंस में जब प्रीफरेंस दिया जाता है दो में से किसी एक चीज़ को, तो अब भी हम वुड का प्रयोग करेंगे। कंडीशन है, इफ़ आई वर रिच आई वुड बाय अ कार, अगर मैं अमीर होता तो मैं गाड़ी खरीद लेता। यहाँ पे कंडीशन है, अमीर होने की कंडीशन है, तो ऐसे सेंस में भी वुड का प्रयोग हम करेंगे। तो वुड का प्रयोग आपने स्लाइड में सीखा और आशा कर रहे हैं कि चीज़ें आपके समझ में आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं। इस स्लाइड में हम सीखेंगे मस्ट का प्रयोग। मस्ट इज यूज टू एक्सप्रेस नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन एंड कंपल्जन। मस्ट का प्रयोग हम नेसेसिटी आवश्यकता, ऑब्लिगेशन कृतज्ञता और कंपल्जन यानी मजबूरी किसी की हो, तो इन सभी सेंसेज में हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। यू मस्ट वर्क हार्ड टू गेट गुड मार्क्स, अच्छे मार्क्स लेने हैं तो आपको अच्छी पढ़ाई करनी होगी, यहाँ पे नेसेसिटी है। सोल्जर्स मस्ट ओबे देयर कमांड्स, सोल्जर्स देयर कमांडर्स, सोल्जर्स को उनके कमांडर्स के जो भी निर्देश हैं उनकी पालना करनी होगी, यहाँ पे ये उनके लिए कंपल्जन भी है। पेरेंट्स मस्ट लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन, पेरेंट्स को अपने चिल्ड्रन को देखभाल करनी होगी, ये ऑब्लिगेशन है। कर्तव्य, किसी काम को करने उनकी जो मोरल ड्यूटी होती है वो ऑब्लिगेशन है। ये सोल्जर्स की मोरल ड्यूटी है, ये भी ऑब्लिगेशन है, और कंपल्जन भी उनके लिए, तो सोल्जर्स के लिए तो अनिवार्यता या बाध्यता भी है। पेरेंट्स मस्ट लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन, पेरेंट्स को अपने बच्चों की देखभाल करनी है, ये उनकी मोरल ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है उनके लिए। वी मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ द रोड, हमें रोड के जो भी नियम हैं उनकी पालना करनी है, ये हमारे लिए बाध्यता है, कंपल्जन है, अनिवार्यता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि नेसेसिटी आवश्यकता, ऑब्लिगेशन मोरल ड्यूटी और कंपल्जन अनिवार्यता, इन सभी के सेंस में हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। मस्ट यानी कोई काम होना ही चाहिए, उसमें मतलब पॉसिबिलिटी के चांसेस, मतलब आपको करना ही है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। एक्सप्रेस सर्टेनिटी और बिलीफ एंड एम्फेटिक एडवाइस, ये हमें कोई पक्की विश्वास की बात करता है, सर्टेनिटी की बात करता है, और एम्फेटिक एडवाइस हम किसी एडवाइस को जोर दे करके बोलते हैं, तो ऐसे सेंस में हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। ही मस्ट बी द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, वो कॉलेज के प्रिंसिपल हो सकते हैं, उनको ऐसा लगा होगा, सर्टेनिटी लगी होगी उनके हाव भाव से, उनके बॉडी लैंग्वेज से, या जो काम कर रहे हैं उस काम को देख के, तो उनके बारे में उन व्यक्ति को देख करके जो सामने वाला व्यक्ति है वो अनुमान लगा रहा है, विश्वास कर रहा है कि जो व्यक्ति हमको दिखाई दे रहे हैं वो कॉलेज के प्रिंसिपल होंगे। तो ये सर्टेनिटी के सेंस में या बिलीफ के सेंस में हम मस्ट का प्रयोग कर रहे हैं। यू मस्ट लर्न योर लेसन्स रेगुलरली, एम्फेटिक एडवाइस है, तुम्हें अपने लेसन्स रोज़ सीखने चाहिए। ये एक एडवाइस, नॉर्मल एडवाइस नहीं, ये एम्फेटिक एडवाइस है, मतलब एडवाइस को जोर दे करके कहा जा रहा है। जब एडवाइस को हम जोर दे करके बोलते हैं तो एम्फेटिक एडवाइस होती है और वहाँ पे हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। अदरवाइज नॉर्मल एडवाइस में हम शुड का प्रयोग करेंगे। यू शुड लर्न योर लेसन्स रेगुलरली, इट्स अ नॉर्मल एडवाइस, बट इन सेंस ऑफ एम्फेटिक एडवाइस वी यूज मस्ट। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्रेस प्रोहिबिशन एंड स्ट्रॉन्ग लाइकलीहुड, किसी काम के होने की काफ़ी संभावना हो, या फिर हमें किसी काम को मना करना है, रोकना है किसी को किसी काम से करने के लिए, तब हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। विजिटर्स मस्ट नॉट प्लक द फ्लावर्स, जो भी विजिटर्स आए वो फूल ना तोड़ें, ये प्रोहिबिशन है। पीपल मस्ट नॉट पार्क देयर कार्स हियर, लोगों को यहाँ पे अपनी कार पार्क नहीं करनी है, ये भी एक प्रोहिबिशन है। इसके अलावा व्हाट यू से मस्ट बी ट्रू, ये स्ट्रॉन्ग लाइकलीहुड का सेंस है, आप जो बोल रहे हैं सच ही होगा, तो ये होने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है, स्ट्रॉन्ग लाइकलीहुड है, इसलिए यहाँ पे मस्ट का प्रयोग किया। ही मस्ट बी 30, उसकी एज 30 साल होगी लगभग, तो यहाँ पे उस व्यक्ति को देख करके अनुमान लगाया जा रहा है, और अनुमान में काफ़ी स्ट्रॉन्गनेस है, लाइकली ऐसा होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं, इसलिए मस्ट का प्रयोग किया। तो मस्ट का प्रयोग हमने देखा इस स्लाइड में
कि अलग अलग सेंस में मस्ट का प्रयोग करते हैं। नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन और कंपल्जन, इसके अलावा सर्टेनिटी या बिलीफ और एम्फेटिक एडवाइस और प्रोहिबिशन एंड स्ट्रॉन्ग लाइक्लीहुड, इन सभी सेंसेज में हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं ought to का प्रयोग कहाँ कहाँ और किन परिस्थितियों में किया जाता है। ought to is used to express unfulfilled obligation or duty neglected, मतलब कोई चीज़ हुई नहीं और ड्यूटी जिसको नेग्लेक्ट किया गया या नेग्लेक्ट हुई, उस सेंस में हम ought to का प्रयोग करते हैं। जैसे कि you ought to have returned the books in time, तुम्हें किताबें समय से लौटा देनी चाहिए थी। यहाँ पे अनफुलफिल्ड ऑब्लिगेशन है, मतलब ऐसी ऑब्लिगेशन, ऐसी मॉरल ड्यूटी, ऐसी नैतिक कर्तव्य जो कि आपने समय से नहीं किया या हुआ नहीं, अनफुलफिल रहा, तो ऐसे सेंस में हम ought to का प्रयोग करते हैं। दूसरा सेंस है ड्यूटी नेग्लेक्टेड, you ought to have done it, तुम्हें ये करना चाहिए था, तुमने नहीं किया लेकिन तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, तो यहाँ पे ड्यूटी नेग्लेक्ट हुई है, तो इस सेंस में भी हम ought to का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन और मॉरल ड्यूटी, नैतिक कर्तव्य का जहाँ पे बोध हो, जहाँ पे बात हो, वहाँ पे हम ought to का प्रयोग करते हैं। ought to यानी आपको ऐसा करना है, ये आपकी नैतिकता बनती है, आपकी जिम्मेदारी बनती है। यू ought to obey your parents, तुम्हें अपने माता पिता को उनकी आज्ञा का पालना करनी चाहिए, अनुपालन करना चाहिए, तो ये मॉरल ड्यूटी है। यू ought to serve your country, तुम्हें अपने देश की सेवा करनी चाहिए, इट्स मॉरल ड्यूटी। यू ought to have done this, तुम्हें ये करना चाहिए था, ये भी मॉरल ड्यूटी है। कोई पर्टिकुलर वर्क के लिए किसी को बोल रहा है और वो काम उसके लिए करना ज़रूरी था, तो यहाँ पे मॉरल ड्यूटी के सेंस में हमने ought to का प्रयोग देखा। इसके अलावा एक्सप्रेस एजम्पशंस और स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी, एजम्पशन हम किसी चीज़ को मान लेते हैं और उसके अलावा किसी काम के होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा, तब भी हम ought to का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ही ought to be a good player, वो एक अच्छा प्लेयर होना चाहिए, ये हमारी एजम्पशन है, ये हमने मान लिया, उसको देख करके, उसके बॉडी लैंग्वेज को देख के, उसके खेलने के तरीके को देख के हमने ऐसा अनुमान लगाया। दैट ought to be रवि's कार, स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी, वो रवि की कार होनी चाहिए, ये उसकी संभावनाएं ज़्यादा हैं, तो ऐसे सेंस में भी हम ought to का प्रयोग करते हैं। और इसके अलावा एडवाइस के सेंस में भी, सलाह के सेंस में भी हम ought to का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यू ought to कंसल्ट अ गुड डॉक्टर, तुम्हें एक अच्छे डॉक्टर से मिलना चाहिए, अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। यू ought to वर्क हार्ड, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए। तो इस तरीके से हमने देखा कि अलग अलग सेंस में हम ought to का प्रयोग करते हैं, लेकिन सबसे कॉमन जो ought to का प्रयोग है वो मॉरल ड्यूटी एक्सप्रेस करने के सेंस में हम ought to का प्रयोग करते हैं। जहाँ कहीं भी नैतिक कर्तव्य की बात आएगी तो हम ought to का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा बाकी सेंसेज, बाकी जो कंडीशंस हैं वो भी यहाँ पे बताई गई है, जैसे कि हम किसी चीज़ की स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेस करें, या हम किसी चीज़ के एजम्पशन एक्सप्रेस करें, या एडवाइस बताएं, और अनफुलफिल्ड ड्यूटी, अनफुलफिल्ड ऑब्लिगेशन की बात हो, तो इन सभी सेंसेस में भी हम ought to का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। यूसेज ऑफ डेयर एंड नीड, नीड और डेयर का प्रयोग कहाँ करते हैं, इस स्लाइड में हम सीखेंगे। डेयर मतलब हिम्मत और नीड मतलब आवश्यकता, ये आप जानते हैं, ये मेन वर्ब के तौर पे भी काम आती हैं, काम में लेते हैं हम इनको, लेकिन इनको हम सेमी वोवल के तौर पे भी हम सेमी मॉडल के तौर पे भी हम प्रयोग में लेते हैं। कैसे लेते हैं इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे इस चीज़ को। डेयर मीन्स टू चैलेंज, टू फेस, टू अपोज और टू वेंचर। डेयर का मतलब चैलेंज करना, किसी चीज़ का सामना करना, विरोध करना, और वेंचर। इस तरीके से अलग अलग सेंस में हम डेयर का प्रयोग करते हैं। डेयर इज नॉर्मली यूज्ड एज ए मॉडल इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों में हम दिए गए सेंसेज में, दिए गए मीनिंग्स में हम डेयर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखें, ही डेयर नॉट फेस हिज एनिमी, उसमें अपने दुश्मन का सामना करने की हिम्मत नहीं है, तो ये फेस करने की बात आ रही है, सामना करने की बात आ रही है, तो हम डेयर का प्रयोग यहाँ पे कर रहे हैं। ही डिडंट डेयर से व्हाट ही थॉट, उसने जो कुछ सोचा वो कहने की उसमें हिम्मत नहीं थी। यहाँ पे
ये एक वेंचर भी है, एक चैलेंज भी है। हाउ डेयर यू स्पीक टू मी लाइक दैट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे से इस तरीके से बात करने की। वेंचर, चैलेंज। नोबडी डेयर डिस्टर्ब अ लॉयन, किसी शेर को डिस्टर्ब करने की किसी की हिम्मत नहीं होती है, तो ये एक चैलेंज है। तो अलग अलग सेंसेस में हम डेयर का प्रयोग करते हैं। डेयर मतलब हिम्मत करना, साहस करना। और अक्सर डेयर का प्रयोग जब मॉडल के तौर पे होता है तो वो इंट्रोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंसेस में ही होता है। अब हम पढ़ेंगे नीड बतौर मॉडल कहाँ और कैसे यूज़ किया जाता है। नीड मीन्स टू स्टैंड इन नीड ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की आवश्यकता होना, और रिक्वायर समथिंग, किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट होना। नीड इज़ नॉर्मली यूज्ड एज अ मॉडल इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो नीड भी डेयर की तरह ही नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में मॉडल के तौर पे यूज़ किया जाता है। नीडी गो सो सून, क्या उसको इतना जल्दी जाना चाहिए था, क्या उसको इतनी जल्दी जाने की आवश्यकता थी। यू नीड नॉट वरी अबाउट दिस, तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आई नीड नॉट गो देयर, मुझे वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। नीड आई से मोर, क्या मैं कुछ और बोलूँ, क्या मुझे कुछ और बोलने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि डेयर का प्रयोग भी और नीड का प्रयोग भी या तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हुआ है या नेगेटिव सेंटेंसेस में हुआ है, और अलग अलग सेंस में इसका प्रयोग किया गया। तो जहाँ कहीं भी इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में डेयर का और नीड का प्रयोग करते हैं तो अक्सर हम देखते हैं कि वो बतौर सेमी मॉडल या मॉडल के तौर पे उसका प्रयोग किया जाता है। तो ये डेयर और नीड का प्रयोग भी आपके समझ में आया होगा। इस तरीके से हमने ये सभी मॉडल्स का प्रयोग हमने सीखा। मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। तो आपने अपना समय निकाल के, कीमती समय निकाल के ये वीडियो देखा, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से इंग्लिश ग्रामर सीखने के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आसान तरीके से सिंप्लीफाइड मैनर में अंग्रेजी ग्रामर और अंग्रेजी का साहित्य, लिटरेचर दोनों चीज़ें आप सीखें। आपके उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ मैं सुरेंद्र अलविदा चाहूँगा और आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।